वंदे मातरम दोस्तों। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस अमरेली में आपका फिर से ऑनलाइन शिक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब जानते हैं कि अब हमारा नया साल यानी कि हमारा ये जो शैक्षिक वर्ष 2021 और 22 और उसके साथ साथ हमारा नया सत्र अब शुरू हो चुका है। इसलिए आप सभी छात्र मित्र छठी कक्षा से प्रमोशन होकर 7वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं और अब आज के हमारे ये जो पहला वीडियो लेक्चर है उसमें हम हमारी 7वीं कक्षा के अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो खास करके हमारी भाषा में जो ग्रामर होता है यानी कि जो व्याकरण होता है, उसी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हमारी 7वीं कक्षा के शैक्षिक वर्ष की या तो वीडियो लेक्चर की दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अब 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के जो किताब है वह आप सभी लोगों ने दोस्तों ने नई किताब खरीद ली होगी। अगर नहीं खरीदी तो आप अगले सप्ताह में यानी कि एक आध सप्ताह में आप अपने जो किताब है वह धीरे धीरे खरीद लें। तो अब दोस्तों, आप जानते हैं कि भाई 7वीं जून से हमारा जो गवर्नमेंट के रूल्स के आधार पर नया सत्र शुरू होता है और यहाँ पर वीडियो लेक्चर की जब हम शुरुआत करते हैं तब आप जब तक आगामी सप्ताह में या तो 8-10 दिन में जब किताब खरीद लेंगे उसके बाद हम पाठ्यक्रम के जो किताब के जो हमारे प्रकरण है, पाठ है, उसका अध्ययन करेंगे। पर उसके पहले हमारे भाषा, दोस्तों भाषा कोई भी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उन सभी भाषाओं में व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए जो व्याकरण होता है वो भाषा का हृदय होता है, भाषा का हार्द होता है। इसलिए भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो व्याकरण का ज्ञान या तो व्याकरण हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अब हमारी आज के जो प्रथम वीडियो लेक्चर है हमारा, उनमें सभी छात्र मित्रों का स्वागत के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है ग्रामर का यानी कि व्याकरण का जो संज्ञा, उससे हम हमारे अध्ययन किया तो हमारे शिक्षा की शुरुआत करेंगे। तो बस दोस्तों, आप 6ठी कक्षा में संज्ञा के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भाई संज्ञा क्या होती है। भाषा में वैसे तो व्याकरण का बहुत ही बड़ा महत्व है जो कि उसी का एक भाग यानी कि संज्ञा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई संज्ञा क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले संज्ञा शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो सम प्लस ज्ञा अर्थात संज्ञा, यानी कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जो ये संधि वाला शब्द सम धन ज्ञा यानी कि सम प्लस ज्ञा अर्थात संज्ञा, जिसे हम शाब्दिक अर्थ में कहते हैं नाम, यानी कि जिस शब्द को नाम के स्थान पर
यानी कि जिस शब्द यहाँ पर परिभाषा पढ़े तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान के का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। हमें भाषा में एक पता होना चाहिए कि भी जो शब्द हमें किसी भी व्यक्ति का, किसी प्रकार की वस्तु का, किसी प्रकार का भाव का, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, बुढ़ापा, युवानी, बाल्यावस्था, एक किसी भी प्रकार का भाव तथा स्थान, जो कोई भी स्थान हो, वो देश का हो, काल का हो, कोई पण किसी भी प्रकार का स्थान, जिसका हमें बोध कराने वाले जो शब्द होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, तो नाम कहते हैं। दोस्तों संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? नाम। यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव या तो स्थान का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। इतना हमें केवल याद रखना है, जो आप 6ठी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो अब 7वीं कक्षा में भी संज्ञा का टॉपिक को हमें विस्तार पूर्वक, संज्ञा क्या होती है, उसके कई भेद है, यानी कि इसके कई प्रकार है, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर इन सभी बातों को हमें समझना है, सीखना है। आप भी दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि आप ग्रामर की यानी कि व्याकरण की एक अलग बुक बनानी है आपको, और व्याकरण विभाग के साथ आप लेखन विभाग की बुक 2 भाग में उसे लिख सकते हैं। पर सबसे पहले यहाँ पर व्याकरण की बुक बनाकर उसमें से आप इस वीडियो लेक्चर को पढ़ते वक्त, समझते वक्त आप अपनी बुक में उसे अच्छी तरह से आपको लिख लेना है। समझने के बाद एक बार लिखकर आप वीडियो लेक्चर में समझकर लिख के आपको व्याकरण जो संज्ञा है उसके बारे में सब पता चल जाए, यानी कि सभी प्रकार की संज्ञा और उसके बाद भेद के बारे में आप अच्छी तरह जान लेंगे। इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने शुरुआत की कि भाई संज्ञा शब्द सम प्लस क्या संज्ञा, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ हमने बताया नाम। तो आप दोस्तों आप इसे अच्छी तरह से लिख कर आपको इसे समझना है। आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप अपनी कॉपी में उसे पढ़कर समझकर इसे अच्छी तरह लिख लेना है, तो आप याद रखना। उसके बाद परिभाषा हमने समझी, परिभाषा यानी कि उसका अर्थ, उसकी व्याख्या। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और उसी प्रकार जैसे कि इसके उदाहरण देखें तो दोस्तों यहाँ पर मोहन खेल रहा है, तो यहाँ पर मोहन शब्द है, क्या है? वह संज्ञा शब्द है, और मोहन शब्द है वह हमें व्यक्ति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? मोहन क्या है? व्यक्ति है। उसके बाद लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पर जो लाल किला दिल्ली शब्द है, तो दिल्ली हमें दोस्तों एक स्थान का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? उसके बाद राधा पुस्तक पढ़ती है, तो दोस्तों ये वाक्य है, इसमें जो पुस्तक शब्द है वह क्या है? एक वस्तु है। पुस्तक शब्द जो है वह एक वस्तु है। और बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, तो उसमें बुढ़ापा, गढ़पन, गढ़पन, वृद्धावस्था, तो ये जो बुढ़ापा है वह एक भाव है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि भाई संज्ञा शब्द की जो परिभाषा को पढ़कर के जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो उसमें यहाँ पर मोहन खेल रहा है, तो मोहन एक व्यक्ति का बोध कराता है। तो इस प्रस्तुत वाक्य में हम ऐसा जानेंगे कि भाई इस वाक्य में मोहन शब्द जो है वह संज्ञा है। उसके बाद लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली जो शब्द है वह एक स्थान के लिए शब्द है। दिल्ली एक स्थान शब्द है। यहाँ पर हम
उसे स्थान शब्द को यहाँ पर इस वाक्य में दिल्ली शब्द को हम संज्ञा शब्द कहेंगे। उसके बाद राधा पुस्तक पढ़ती, तो पुस्तक तो किताब है, तो एक वस्तु है यहाँ पर, वस्तु यानी कि ये जो तीसरा वाक्य है जिसमें पुस्तक शब्द जो है वह क्या है, संज्ञा शब्द है। और बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों बुढ़ापा एक भाव है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि भाई संज्ञा क्या है। किसी भी वाक्य में शब्द के प्रयोग में जब इसी प्रकार के शब्द के जब प्रयोग होते हैं तब हम तुरंत ही उसे पहचान पाएंगे कि भाई इस वाक्य में प्रस्तुत शब्द है वह संज्ञा शब्द है। अब हम ये जो संज्ञा के कुल मिलाकर दोस्तों 5 भेद है, यानी कि 5 प्रकार है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि ये संज्ञा होती है, उसके प्रकार क्या है, उसके भेद क्या है। तो संज्ञा के प्रकार यानी कि भेद, जैसे कि हमने उसकी व्याख्या का अध्ययन किया उसी प्रकार अब संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद अर्थात क्या कहेंगे उसे, प्रकार। तो दोस्तों संज्ञा का कुछ प्रकार है। इसमें पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों अब इस सभी प्रकार के उनके जो भेद है, उनके जो प्रकार है, उसकी हम अर्थ यानी कि परिभाषा और उसके उदाहरण देकर हम समझेंगे और उसे लिखेंगे। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिसकी परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे तो ये उसकी परिभाषा थी। क्या था उसका अर्थ या तो परिभाषा कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा शब्द से, जिस दो शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या तो स्थान का जब हमें बोध होता है तब हम उस को संज्ञा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम के जानेंगे। अब उसके उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण यहाँ पर हम लेंगे नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी। नर्मदा गुजरात की सबसे
बड़ी नदी है। उसके बाद दूसरा उदाहरण, वह राजस्थान में रहता है। तीसरा उदाहरण है, विराट कोहली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। कि विराट कोहली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जानिए, जो तीन उदाहरण हमने पढ़े हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे कि हमने व्याख्या पढ़ी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध होता है तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, वह राजस्थान में रहता है, विराट कोहली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो एक प्रस्तुत तीनों उदाहरण है जो किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे कि नर्मदा एक नदी का नाम है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, परंतु हम यहाँ पर नर्मदा की जगह पर नदी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, क्योंकि नदी में यहाँ पर नाम दे दिया है केवल एक, इसलिए वह व्यक्तिवाचक है। अगर इसी जगह पर हम केवल नर्मदा के स्थान पर नदी शब्द का प्रयोग करें तो नर्मदा नदी तो कहीं होती, तापी होती है, सरस्वती होती है, नर्मदा होती है, कावेरी होती है, गंगा होती है, शत्रुंजय होती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। परंतु यहाँ पर हमने नाम दे दिया है, एक विशेष नाम यहाँ पर है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर वह राजस्थान में रहता है तो राजस्थान एक स्थान का नाम है, पर्सनल नाम है, परंतु यहाँ पर हम राजस्थान के स्थान पर हम प्रांत या तो राज्य लिख देंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती, क्योंकि राज्य तो कई होते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, परंतु राजस्थान व्यक्ति के लिए स्थान है। उसके बाद विराट कोहली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, व्यक्ति विशेष है। तो दोस्तों इससे हमको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति की वस्तु या तो स्थान का हमें बोध होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, उसी प्रकार विशेष वस्तु, व्यक्ति या तो स्थान का हमें पता चलता है। तो इसी प्रकार का ये जो पहला प्रकार है जिसका नाम था कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दोस्तों हम दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी पर यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं जो दूसरा प्रकार है जिसका नाम है, अब हम सीखने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जैसे कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि वे जातिवाचक संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा यानी कि संपूर्ण जाति, तो दोस्तों वो उदाहरण एकदम से विस्तार से यानी कि और समझेंगे। तो उसके उदाहरण लिखते हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं,
दूसरा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर कि भाई गाय का दूध अच्छा होता है। गाय का दूध अच्छा होता है। तीसरा उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर, नदी को लोक माता कहते हैं। नदी को लोक माता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो तीनों उदाहरण है, उन तीनों उदाहरण से इसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि भाई जाति जो खिलाड़ी खेल रहा है, तो खिलाड़ी शब्द कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। सचिन तेंदुलकर व्यक्ति का नाम नहीं है, हार्दिक पांड्या व्यक्ति का नाम नहीं है, विराट कोहली कोई व्यक्ति नहीं, परंतु खिलाड़ी। खिलाड़ी कोई भी होता है, किसी भी खेल का होता है, कबड्डी का भी होता है, क्रिकेट का भी होता है, वॉलीबॉल का भी होता है। तो एक खिलाड़ी शब्द खेल रहा है तो संपूर्ण खिलाड़ी जाति का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण खिलाड़ी जाति का बोध होता है। इसलिए यहाँ पर खिलाड़ी खेल रहा है, उसी वाक्य में खिलाड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर गाय का दूध अच्छा होता है। तो दोस्तों गाय कोई एक गाय का नाम नहीं है, परंतु संपूर्ण गाय की जाति का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। गाय कोई भी होती है, यहाँ पर कोई गाय का नाम देकर नहीं बताया कि भाई गौरी गाय का दूध मीठा होता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी, परंतु नाम नहीं है। गाय यानी कि संपूर्ण गायों की जाति का यहाँ पर बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नदी को लोक माता कहते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया ये नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, परंतु यहाँ पर नदी को लोक माता कहते हैं। तो नदी कोई भी होती है, नर्मदा भी होती है, गंगा होती है, कावेरी होती है, सिंधु होती है, तापी होती है, शत्रुंजी होती है, भादर होती है, कोई भी प्रकार की नदी हो, यानी कि सभी नदियों के जाति का यहाँ पर बोध हुआ, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक जो ग्रामर के हमारे संज्ञा के कुल 5 प्रकार है, उनके 2 प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और संज्ञा क्या है, उसकी प्रस्तावना, संज्ञा की परिभाषा, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ तक ये जो पहला वीडियो लेक्चर है रखते, और इसके बाद का जो दूसरा वीडियो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें उनके संज्ञा के जो बाकी के 3 भेद है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।